नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं आंदोलन कर रहे किसानों की खबर के साथ। दिल्ली की सरहदों पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच और सरकार के बीच फिलहाल बात नहीं हो पा रही है। सरकार और किसान के बीच फिलहाल फूल और कांटे की रणनीति बन रही है। आखिर फूल और कांटे की रणनीति है क्या? गाजीपुर बॉर्डर से रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। मेरठ से आए किसानों का एक दल गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए इस छोटे से बगीचे के बाहर सेल्फी ले रहा है। फूल के पास ही पुलिस की बाड़बंदी और कांटे भी हैं। किसानों के फूल और पुलिस के कांटे को किसान एक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। किसान सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कोई बुलावा नहीं है। देखिए, ये तो अपना अपना किरदार है। किसान तो हमेशा से देश को फल देने वाला, फूल देने वाला रहा है। और जिन लोगों की फितरत और किरदार में कांटे बोना हो और लोगों को तोड़ना हो, वो तो यही काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक फोन कॉल दूर है, तो इसका मतलब कि किसान प्रधानमंत्री जी की खुशामद करें। कॉल करके जी हमसान के बात कर लो। किसान रहेगा वहाँ कुछ न कुछ बोवेगा, और ये कंटे तो सरकार बोवे। इस सरकार तो मेरे बस की नहीं रोकनी, उम्मीद करे एक रोक दे। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी और बाड़बंदी से निपटने के लिए अब किसान इस तरह के टीन के शेड से लेकर छप्पर भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन महिलाओं को है जो लंगर बनाने के लिए आसपास से आती हैं। 62 साल की शीला देवी रोज 4 से 5 घंटे सेवा देने के लिए लोनी से आती हैं। अब बाड़बंदी की वजह से उनके जैसी महिलाओं को पैदल चलकर आना पड़ता है। रोज आते हैं। कितने घंटे सेवा करते हैं आप यहाँ? 2-3 घंटे करते हैं। बाकी 2-3 घंटे तो करते हैं। 2-3 घंटे कैसे आती हैं यहाँ तक आप? पैदल आ जाते हैं। फिलहाल सरकार की किसानों से बातचीत करने की बात केवल ज़बानी है, लेकिन रवैया सख्त होता जा रहा है, जबकि किसानों को सरकार के बुलावे का अब भी इंतजार है। आपने शायद फूल और कांटे फिल्म देखी होगी। आजकल किसान और सरकार के संबंध भी फूल और कांटे जैसे हो गए हैं, लेकिन हमारे और आपके जैसे करोड़ों लोग अब भी इस पूरे एपिसोड का अंत सुखांत ही देखना चाहते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश कुमार सिंह के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश को 4 लोग ही चला रहे हैं, हम 2, हमारे 2, और इन्हें हर कोई जानता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बजट पर नहीं बोलेंगे, किसानों पर बोलेंगे। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम 2, हमारे 2। जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2, हमारे 2। ये किसकी सरकार है? हम 2, हमारे 2 की। तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य, आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद सरकार को संदेश देने के लिए किसानों ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोकने का ऐलान किया है। क्या इस ऐलान के साथ किसान सरकार पर दबाव बना पाएंगे? सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दादा ठीक हो? संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार सख्त दिख रही है तो किसान भी अब दबाव बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी इतवार से वो 1 हफ्ते में 3 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल फ्री कराए जाएंगे। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में कैंडल मार्च होगा। 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। किसान संगठनों को लगता है कि 26 जनवरी की घटना के बाद
सरकार पर किसान आंदोलन का दबाव कम हुआ है, इसलिए अब कुछ बड़े कार्यक्रम करने होंगे। जो राजस्थान के संगठन है सबने ये कल माना है संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कि हम जो है सभी टोल फ्री कराएंगे, जैसे पंजाब और हरियाणा में पहले हो चुके हैं। तो ये भी एक दबाव है कि सरकार को दिखे कि सभी स्टेटों में ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि सरकार झूठ बोल रही है बार बार कि ये आंदोलन एक स्टेट का है। तो इसलिए सरकार को जगाने के लिए कि ये सभी स्टेटों का है, बस 4 घंटे तक ट्रेन रोकेंगे। किसानों की कोशिश पूरे देश में रेल रोको कार्यक्रम को सफल बनाने की होगी, क्योंकि 6 फरवरी को उनके चक्का जाम का असर सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित दिखा था। किसानों को पता है कि अगर रेल रोको आंदोलन का जो फैसला किसानों ने किया है, ये भी 2 धारी तलवार पर चलने जैसा है, क्योंकि 26 जनवरी का आंदोलन जो ट्रैक्टर मार्च था वो किसान नेताओं के हाथ से निकल गया था और हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। तो रेल रोको में ऐसा कुछ ना हो जाए, अनहोनी ना हो, इसके लिए किसान नेताओं को बड़ी तैयारी और आंदोलन को पूरी तरीके से अपने हाथ में रखना होगा। सिंह बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो चुका है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। बुधवार को चीनी रक्षा मंत्रालय ने जो बात कही थी, गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसकी तस्दीक की। बताया कि भारत और चीन के बीच पैंगोंग लेक इलाके में सेनाएं पीछे हटाने को लेकर समझौता हो गया है। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। पूर्वी लद्दाख में पिछले 9 महीने से ये विवाद जारी था और बिल्कुल खूनी टकराव तक पहुंचा था। 15 जून 2020 को इस टकराव से 20 भारतीय सैनिक नहीं रहे, जबकि 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि चीन के साथ समझौते में भारत की 3 शर्तें रही है। दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। हालांकि अभी पैंगोंग लेक में कुछ मुद्दे पर मतभेद है। यही वजह है कि भारत की सेना पहले की तरह पेट्रोलिंग करने फिंगर 8 तक नहीं जाएगी और न ही चीन की सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने आएगी। एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, यथास्थिति की वापसी नहीं, अमन चैन नहीं। क्यों सरकार हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रही है और अपना इलाका छोड़ने जा रही है। लेकिन इस आलोचना के बावजूद विवाद से पीछे हटने पर बनी सहमति अपने आप में एक उपलब्धि है। पूर्वी लद्दाख इलाके में पैंगोंग लेक के चीन के पीछे हटने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। असलियत में चीन के पुराने रुख को देखते हुए सेना को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं, जो तबाही के बाद से बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। चमोली में हादसे की जगह ऋषिगंगा नदी का पानी रुका हुआ है। वहां अस्थायी झील बन गई है और जानकारों के मुताबिक वहां का पानी जल्दी निकालना जरूरी है। अक्षय डोंगरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पानी के बढ़ते स्तर की वजह से तपोवन उत्तराखंड में चल रहे राहत के काम में बाधा आई, जिससे पता चलता है कि खतरा अभी टला नहीं है। 3 दिन से मशीनों के जरिए सुरंग से जो मलबा साफ करने का काम हो रहा था, वो भी ऋषिगंगा नदी का पानी बढ़ने की वजह से रोकना पड़ा। हमने ड्रिल में 6 मीटर तक पहुंच चुके हैं।
उसके बाद हमने उसमें देखा इसमें मक और पानी मिश्रण आ रहा है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सकवेटर जाना आना कर रहा है वो नीचे धंस जाए, क्या होगा पता नहीं, इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। यहाँ पे जो रौठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी डॉक्टर नरेश राणा ने एक बड़े खतरे से आगाह करते हुए एक नई झील पर ध्यान खींचा जिससे गंभीर खतरा हो सकता है। फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी। ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। भारी मशीनों को विमानों के जरिए मौके पर लाया जा रहा है। करीब 200 लोग अभी लापता हैं। इन रुकावटों के बावजूद राहत एजेंसियों के हौसले बुलंद हैं। सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएं। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज्यादा आता जा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ साथ तपोवन सुरंग से लोगों को जिंदा निकालने की उम्मीदें भी गुजरती जा रही हैं, पर राहत कर्मियों के हौसले में कोई कमी नहीं आई। तपोवन से अक्षय कुमार डोंगरे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के साथ जुबानी जंग में उलझी हुई है। नवंबर महीने के बाद से अमित शाह का ये तीसरा बंगाल दौरा है और इस बार भी वो ममता सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले। बंगाल चुनाव में दुश्मनों ने तलवारें निकाल ली हैं और उनके परिवारों को जंग में घसीट लिया है। बीजेपी नेता ने पहले भी ये किया है, ममता के लिए ये पहली बार था। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। और खाली भतीजा बुआ, और आपका लड़का क्या है? हम लोग बहुत खराब है ना, बंगाल में है। आपका लड़का क्या, इतना रुपया कहां से आया? पहले ए रिप्लाई दो। दीदी ऐसे बहुत अच्छा है, सच्चा बात करेगा, लेकिन दीदी को टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ये टकराव बंगाल में अमित शाह की नई रणनीति पर भारी पड़ा। वो बंगाल में 27% अल्पसंख्यकों की बराबरी के लिए 24% अनुसूचित जाति के वोटों को लुभाना चाहते हैं। सबसे पहले वो कूच बिहार में रुके। उनकी निगाह राजवंशियों पर थी। इस अनुसूचित जाति के पास 17% वोट हैं। उन्हें 750 करोड़ की मदद और उनके बड़े प्रतीकों की मूर्ति का वादा किया। यहाँ नागरिकता कानून का जिक्र नहीं हुआ। असम में राजवंशी एनआरसी से बाहर रह गए हैं, तो यहाँ मिलीजुली भावनाएं हैं। मगर ठाकुर नगर की मटुआओं के लिए नागरिकता कानून बड़ा मसला है। उनको सीएए पर अमल के रोड मैप का इंतजार था, जो यहाँ मिला। इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूँ, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त की। हालांकि बहुत सारे मटुआ प्रभावित नहीं दिखे। उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए वो एससी वोट चाहते हैं। मटुआ के बिना बंगाल में उनके लिए कोई मौका नहीं है। ममता बनर्जी ने इस वायदे को बेईमानी बताते हुए इसका मजाक बनाया। আজকে আবার ক্যাঁকু করতে এসছে, আর ক্যাঁকু করে বেড়াও, ট্যাফু এখানে করা যাবে না। ये नवंबर से बंगाल में अमित शाह का तीसरा दौरा है। उन्होंने फिर आने का वादा किया है। ममता बनर्जी ने कहा स्वागत है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं आपसी संबंध कटते जा रहे हैं। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और यमराज ने लगवाई कोविड वैक्सीन। पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
शुरुआत हरिद्वार में चल रहे कुंभ की करते हैं, जहां मौनी अमावस्या का स्नान हुआ। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था भरी डुबकी लगाई, लेकिन इसी बीच पहाड़ों में जो त्रासदी हुई है उसका असर मैदान में भी नजर आया। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। सूर्य उदय होने से पहले ही बड़ी संख्या में गंगा जी में डुबकी लगाते श्रद्धालु। हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है, ऐसे में मौनी अमावस्या का स्नान और भी अहम हो गया। इसलिए ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में खूब जोश दिखा। हालांकि श्रद्धालुओं को कुछ निराशा तब हुई जब गंगा नदी में पानी उतना साफ नहीं दिखा जितना इस समय आमतौर पर होता है। ये देखिए, ये आज के समय कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के समय जब श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं तो गंगा जी का जो पानी है उसका रंग मटेला दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल वैसा इस समय रंग है, या गंगा जी का जो स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल वैसा स्वरूप है जैसा बरसात के समय में दिखाई देता है। जी गंदा है पानी। ये पानी गंदा है सर। हाँ जी। मतलब आप कैसी उम्मीद कर रहे थे, कैसा पानी होना चाहिए था आज? पानी स्वच्छ होना चाहिए था, साफ होना चाहिए था, जो है जो दिखाई नहीं दे रहा है सर। पानी थोड़ा गंदा है, लेकिन क्या किया जाए, इसमें सब देखते हुए भी जो है सब कुछ करना पड़ेगा। घाट पर हमेशा मौजूद रहने वाले लोगों ने बताया कि बुधवार दोपहर बाद से पानी की स्वच्छता प्रभावित हुई। ये जो है जल जो है कल 2 बजे से हुआ है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो गंगा जी कैसी दिख रही थी यहाँ पर? यहाँ तो अच्छी सुंदर दिख रही, साफ जल दिखाई दे रहा था। मुझे अपना चेहरा इस जल में आप दिखाई दे सकते हैं। कुछ हरा हरा सा रंग दिखाई देता है गंगा जी। हरा हरा एकदम साफ दिखाई, दूध की तरह दिखाई दे रहा था। मेला प्रशासन के मुताबिक जोशीमठ में हुई त्रासदी और उसके बाद बाढ़ के चलते पानी साफ नहीं आ पा रहा। कोशिश है 16 फरवरी बसंत पंचमी यानी अगले स्नान से पहले हालात सामान्य हो जाएं। अभी जियोलॉजिकल स्टडी चल रही है, हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं कि और कोई अगर डैमेज की एक्सपेक्टेंसी नहीं है तो धीरे धीरे पानी को अगले स्नान तक नॉर्मल फ्लो में ले आएंगे। कोरोना काल में कुंभ का मेला चल रहा है, ऐसे में कोरोना संबंधित सख्ती भी अब मेले में दिखनी शुरू हो गई। मास्क ना लगाने वालों का चालान काटा जा रहा है। संदिग्ध लोगों का मौके पर ही रैपिड टेस्ट हो रहा है। हालांकि मेला प्रशासन के मुताबिक अभी हरिद्वार आने के लिए पंजीकरण करवाना और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अभी कुंभ मेले का औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। मेला प्रशासन के मुताबिक मकर संक्रांति पर करीब 6 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, जबकि मौनी अमावस्या पर 10 लाख से ज्यादा का अनुमान है। हरिद्वार अभी भी वैसा नहीं दिख रहा है जैसा कुंभ के समय में दिखा करता है, लेकिन जैसे जैसे स्नान बीत रहे हैं, जैसे मकर संक्रांति का स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च में जब कुंभ का पहला शाही स्नान होगा तब तक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या यहाँ हरिद्वार में उमड़ आएगी, जुट जाएगी। हरिद्वार से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर इंदौर से, जहां यमराज ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर लोगों को इससे डरने के बजाय कोरोना को हराने का संदेश दिया। दरअसल ये यमराज की वेशभूषा में एमजी रोड थाने के हवलदार हैं, जो लॉकडाउन में लोगों को घर में रहने की हिदायत देने निकले थे, और आज इसी वेशभूषा में इन्होंने शासकीय अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। यमराज बने प्रधान आरक्षक जवाहर सिंह जादौन ने कहा कि लोगों को कोरोना से डरना नहीं है और सभी लोग वैक्सीन भी लगवाएं ताकि कोरोना को हरा सके। इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी दिया। वैक्सीन लगा रहा है। यम है हम। और इसी के साथ सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।